नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 24 अगस्त 2015 को नई दिल्ली में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी आज़ादी के अनेक वीर सेनानी हिंदुस्तान के इतिहास के झरोखे से ओझल है और किसी भी जीवन समाज का ये दायित्व बनता है कि अपने महान पराक्रमों की, महान इतिहास की पूंजी को वो संजो कर रखें। ये हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि आजादी के इतने सालों के बाद भी आजादी के अनेक वीर सेनानी हिंदुस्तान के अनेक कोने में वे अभी भी इतिहास के झरोखे से ओझल है। किसी भी जीवंत समाज का ये दायित्व बनता है कि अपने महान पराक्रमों की, महान इतिहास की पूंजी को संजोए रखना चाहिए और पीढ़ी दर पीढ़ी उसका संक्रमण होता रहना चाहिए। गाथाएं जुड़ती जानी चाहिए और तभी समाज के लिए जीने की, मरने की प्रेरणा मिलती है। और कभी कभार ये भी सोच रही है कि इतिहास राजघरानों के आसपास, शासकों के आसपास ही चित्रित होता रहता है। भारत एक अलग प्रकार की परंपरा से पला बढ़ा देश है। यहां जन सामान्य के पराक्रमों को अधिक महत्व दिया जाता है। इस देश की सोच कभी ये नहीं रही है कि देश राजा महाराजाओं ने बनाया है, यह देश शासकों ने बनाया है। इस देश की मूलभूत सोच ये है कि यह देश सामान्य जनों ने बनाया है। उनके पुरुषार्थ से, उनके पराक्रम से, उनके पसीने की महक से यह देश पल्लवित हुआ है। और इसलिए जब तक हम इन शासकों के दायरे से बाहर नहीं आते, राजकर्ताओं के दायरे से बाहर नहीं आते, हमारा कैमरा वहां से बाहर नहीं हटता, तब तक हमें जन सामान्य की शक्ति का एहसास नहीं होता है। और जब रानी मां की शताब्दी मना रहे हैं, तब दिल्ली में भी कई लोग सवाल पूछते थे, भाई ये कौन है, क्या है, ये क्या कर रहे हो आप। दोष उनका नहीं है जो सवाल पूछते थे, दोष हमारी व्यवस्थाओं में जो विकृति आई है उसका है। और उसके कारण ऐसे अनगिनत महापुरुष, अनगिनत, जो हमें पल पल प्रेरणा दे सकते हैं, या तो हम उन्हें भूल गए हैं या जानबूझ करके उनको भुला दिया गया है। और किसी भी समाज को ये भूलना, ऐसी बातों पर दुर्लक्ष्य करना शक्ति नहीं देता है, प्रेरणा नहीं देता है। मैं मानता हूं कि अगर पिछले 60 साल में रानी मां जैसे नॉर्थ ईस्ट के अनेक महापुरुष हैं, रानी मां के अतिरिक्त भी अनेक महापुरुष हैं, नॉर्थ ईस्ट की मैं बात कर रहा हूं,
जिनका जीवन इतना प्रेरक रहा है, अगर पिछले 60 साल में हमारी सभी पीढ़ियों को, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, जिसका भी हिसाब लगा लें, उनको अगर उनकी शिक्षा मिली होती, उनकी बातों को जानने का अवसर मिला होता, तो मैं नहीं मानता हूं कि उस भूमि में कभी अलगाववाद का विचार भी पैदा हो सकता था। क्योंकि ये लोग थे जो देश की एकता के लिए जीते थे, मरते थे। कोई कल्पना कर सकता है कि एक परंपरा, और इस परंपरा के मुखिया जादोनांक, उनको भर जमाने में फांसी हो जाए क्योंकि वे आजादी का आवाज बने थे। और एक प्रकार से ऐसी स्थिति में पूरा संगठन बिखर सकता है। लोगों को लग सकता है कि भाई इतनी छोटी आयु में ये तो फांसी पर चढ़ गए, अब हम क्या कर सकते हैं। मन में तीव्र इच्छा होने के बाद भी बिखराव संभव है। हम कल्पना करें कि रानी मां में वो कौन सा संगठन कौशल्य था कि उन्होंने 12-15 साल की उम्र के बीच में गुरु की इच्छा अनुसार शिष्य जीवन लगा देते हैं और उनके संवाद की भी चर्चा होती है। मैं मानता हूं गुरु शिष्य परंपरा का इससे बड़ा उत्तम कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि अपने गुरु फांसी के तख्त पर चढ़ जाए और एक 13 साल की युवती उस झंडे को हाथ में लें और शिक्षा के नाते गुरु के आदर्शों का पालन करने के लिए अपनी जिंदगी खपा दें। ये बहुत कम होता है। जवानी के महत्वपूर्ण वर्ष जेल में गुजार दे, और ये व्यक्तित्व छोटा नहीं होगा। छोटा नहीं होगा कि पंडित नेहरू उनको मिलने के लिए जेल चले जाएं। ये असामान्य व्यक्तित्व होगा, तभी तो यह संभव हुआ होगा। जब सुभाष बाबू कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तब गुजरात के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के जीवन में, वरना जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास करते थे उनके लिए एक वर्ग था, कुछ बोलने का साहस नहीं करता था। लेकिन रानी मां एक अपवाद थी कि गुजरात के अंदर जब हरिपुरा कांग्रेस हुई, सुभाष बाबू अध्यक्ष बने, रानी मां की मुक्ति के लिए वहां प्रस्ताव किया गया। यह अपने आप में कांग्रेस पार्टी का उस समय का एक बहुत बड़ा अहम निर्णय था। लेकिन देश आजाद होने के बाद भी रानी मां को जेल से बाहर निकलने में 3-4 महीने लग गए थे। आजादी के बाद भी 3-4 महीने रानी मां जेल में थी। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य था कि आजादी के बाद रानी मां को राजनीतिक कारणों से, और हमारे यहां जो राजनीति में विकृतियां आई हैं, उन विकृतियों के दर्शन वहां होते हैं कि आजादी के बाद रानी मां को उनके गांव में प्रवेश नहीं दिया गया। आजादी के हिंदुस्तान में जो रानी मां आजादी के लिए अपने जीवन को खपाने के लिए तैयार थी, जिसने कभी अंग्रेजों के सामने सर नहीं झुकाया था, उस रानी मां को 10 साल तक अपने ही आजाद हिंदुस्तान में भूगर्भ में रहना पड़ा था। और कारण सांप्रदायिक असहिष्णुता थी। वे प्रकृति में पूजा करती थी, वो प्रकृति को परमात्मा मानती थी। और आज जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया संकट में है, उनको अगर रानी मां के जो उपदेश हैं, जो कि प्रकृति प्रेम के उपदेश हैं, वो अगर समझें तो आज एनवायरनमेंट के जो इश्यूज हैं उसका जवाब भी रानी मां की फिलॉसफी में मिलता है। यही थी। समय समय पर मान सम्मान के कारण
कभी कभार वो खबरों में आया करती थी, लेकिन उन्होंने जीवन के अंत तक समाज सेवा का अपना मार्ग नहीं छोड़ा था। प्रकृति पूजा, विपरीत माहौल में भी उस मार्ग को बनाए रखना, लोगों को प्रेरित करते रहना और संघर्ष का राह अपना के नहीं। वो वीरांगना थी, लेकिन समन्वय का मार्ग अपना करके उन्होंने आजादी के काल में पूरा जीवन समाज के उत्कर्ष के लिए लगाया था। और उस अर्थ में मैं मानता हूं कि खास करके हमारे इन इलाके, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं, हिंदुस्तान के ऐसे कई कोने हैं जहां के इन महापुरुषों को हम अगर हमारे प्रेरणा पुरुष के रूप में, हमारे प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में अगर प्रस्तुत करते रहते तो हमारी नई पीढ़ियों का, महात्मा गांधी को रानी मां सशस्त्र क्रांति के कारण जेल गई थी, उनके गुरुदेव को फांसी हुई थी, लेकिन रानी मां खुद 1932-35 के कालखंड में महात्मा गांधी का गौरवगान पूरे नॉर्थ ईस्ट में किया करती थी। एक प्रकार से महात्मा गांधी को पूरे नॉर्थ ईस्ट में परिचित कराने का बड़ा काम रानी मां ने किया था। और वो हमेशा सपना देती थी, वो कहती थी कि नागा कल्चर, नागा परंपरा, ये सब बना रहना चाहिए। मुझे नागा होने का गर्व है, लेकिन ये सब देश की एकता और अखंडता के लिए होना चाहिए। वो रानी मां उस समय कहती थी। वो संपूर्ण भारत की आजादी की बात करती थी और उनकी भाषा में वो कहा करती थी कि गांधी एक दिन राजा बनेगा, महात्मा गांधी एक दिन राजा बनेगा, क्योंकि वो लोकतंत्र की परिभाषा जो उनके वहां थी उसके हिसाब से। लेकिन मूल बात ये थी कि भारत स्वतंत्र होगा और महात्मा गांधी उसका सुकान संभालू का नेतृत्व करेंगे। ये सपने रानी मां लगातार बोलती रहती थी, अपने लोगों को वो प्रशिक्षित करती रहती थी। और जिन्होंने इस प्रकार का जीवन दिया, हम सबका दायित्व बनता है कि ऐसे हमारे जितने भी अज्ञात महापुरुष हैं, आज कभी हम अंडमान निकोबार के सेल्यूलर जेल में चले जाएं और वहां देश की आजादी के मर मिटने वालों की वो सूची देखें तो पता तक नहीं चलता है कि इतिहास के किस कोने में होगा। वहां तो एक पत्थर पर उनके नाम छपे हुए हैं, लेकिन शायद देश के और कोने में, शायद जिस गांव में वो पैदा हुए होंगे उन गांव के बच्चों को भी मालूम नहीं होगा कि हमारे गांव का कोई व्यक्ति था जो आज से 100 साल पहले अंडमान निकोबार की जेल में जाकर के भारत मां की आजादी के लिए लड़ रहा था। पता नहीं होगा। ये जो हमने बहुत बड़ा हमारे समाज जीवन का घाटा रह गया है, कमी रह गई है, इसको हम सब ने पूरा करना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटीज, रिसर्च स्कॉलर्स रिसर्च करते हैं, क्यों ना हमारी यूनिवर्सिटी में हर बैच में एक दो स्टूडेंट ऐसे भी हो कि जो समाज के ऐसे लोगों के ऊपर रिसर्च करे, पीएचडी करे। अगर नॉर्थ ईस्ट के इन महानुभावों, सामाजिक क्रांति करने वाले, राष्ट्रीय क्रांति करने वाले, अगर इन पर हमारी यूनिवर्सिटी रिसर्च करे, और उस इलाके की नहीं, दूसरे छोर की, साउथ से, पश्चिम से, उत्तर से, तो जाकर के उनको लगे अच्छा भाई ऐसे ऐसे लोग यहां थे। ये इंटीग्रेशन के लिए भी बहुत बड़ा काम आता है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो बात मणिपुर के मुख्यमंत्री जी ने कही है, नागालैंड के मुख्यमंत्री जी ने कही है, उनकी भावना, उसको आदर करते हुए हम कैसे आगे बढ़ाएं इन चीजों को, ये पूरे देश का दायित्व बनता है जिसको हमने पूरा करना चाहिए।